नमस्कार, आप देख रहे हैं योर मनी। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और लेकर हाजिर हैं ये शो जो कराता है आपकी हर तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्लानिंग की प्रॉब्लम का एक परफेक्ट सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आता है। और आप जानते हैं कि वो सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, यानी आप हमसे संपर्क कैसे करेंगे। तो नोट कर लीजिए एक बार फिर से हमारे वो सारे तरीके जहां से आप संपर्क कर सकते हैं। आप हमें एक ईमेल भेज सकते हैं yourmoney@nw18.com पर। उससे आसान तरीका जानना चाहते हैं तो आप हमें एक मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 7045220000 पर। इसके अलावा आप ये जो आपका मनपसंद शो है ये फेसबुक और एक्स पर लाइव रहता है डेली। तो अगर आप डिजिटल वॉचर हैं, आप एक डिजिटली शो देखना पसंद करते हैं इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो वहां कमेंट बॉक्स में जाकर भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। कोई भी तरीका अपना लीजिए, बस अपनी समस्या को हमें दीजिए और उसका सॉल्यूशन हम आपके पास लेकर आ जाएंगे। और आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं वाइस इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी जी, जिनसे हम आपके पर्सनल फाइनेंस की प्लानिंग कराएंगे और साथ में कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें भी बताएंगे। हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और काफी वक्त बाद हमारा ये मिलना हुआ है ऑन एयर ही सही। जी विपिन, बिल्कुल काफी समय के बाद बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ शो करते हुए। इक्वली फीलिंग वेल सर। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और परंपरा के मुताबिक हम शो के पहले कुछ ऐसी फाइनेंशियल टिप्स देते हैं अपने दर्शकों को जो उनके इस पर्सनल फाइनेंस की जर्नी में उन्हें बहुत काम आती है। तो आज हम बात करेंगे कि आपकी किसी भी पर्सनल फाइनेंस में एक एसआईपी करने के पहले, कोई बड़ा निवेश करने के पहले 2-3 बड़ी चीजें जो करना बेहद आवश्यक है, और वो भी आपकी पर्सनल फाइनेंस की एक नींव को बनाता है, वो हम हेमंत जी से जानेंगे। तो हेमंत जी, वो क्या फैक्टर्स हैं, वो क्या एस्पेक्ट्स हैं जो किसी को भी अपनी पर्सनल फाइनेंस की जो प्लानिंग है या वो सफर है, वो जर्नी शुरू करने के पहले सबसे पहले करना चाहिए? जी विपिन, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देखिए, बहुत अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि अभी के जो निवेशक है वो काफी अच्छे से अपनी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को प्लान करते हैं, गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस फॉलो करते हैं। यानी किस तरह के गोल, कितना टारगेट, कैसे इन्वेस्ट करें। तो ये सब देख के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये पिछले कुछ सालों में जो बदलाव आया है। लेकिन एक एस्पेक्ट जो मुझे लगता है अभी भी काफी इन्वेस्टर्स उसको इग्नोर करते हैं, वो है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट हमारे इन्वेस्टमेंट प्रोसेस का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और वो दो तरीके से आता है। एक होता है हमारे पोर्टफोलियो से रिलेटेड रिस्क, उसको हम कैसे कम करते हैं, क्योंकि वो भी कम करना बहुत जरूरी है। तो वहां पे हम डाइवर्सिफाई करते हैं अक्रॉस डिफरेंट एसेट क्लासेस। यानी हम फिजिकल एसेट में इन्वेस्ट करते हैं, हम फाइनेंशियल एसेट में इन्वेस्ट करते हैं। उसके अंदर भी कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स हैं, हम एसेट एलोकेशन फॉलो करते हैं। तो ये होता है हमारे पोर्टफोलियो के अंदर जो रिस्क है उसको कम करने का तरीका, जो हम ज्यादातर निवेशक जो है वो इन्वेस्टमेंट करने के टाइम अब हमने देखा है कि वो उस पर ध्यान देने लगे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट जो रिस्क है वो है हमारे ओवरऑल इन्वेस्टमेंट प्रोसेस से। देखिए क्या होता है, जब हम गोल बनाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि भाई अगले 20 साल में हमको बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, अपने रिटायरमेंट के लिए चाहिए, कोई एसेट्स खरीदने हैं, तो हम उसके लिए इन्वेस्टमेंट प्लान बना के पूरी मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं और उसको इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन वहां पे जो बड़े रिस्क है वो ये है कि जो अर्निंग मेंबर्स हैं, जो हमारे इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अगर उनको कुछ हुआ, जैसे बोलते हैं ना व्हाट इफ सिनेरियोस, अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या हो। वो लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, जैसा कि हम जानते हैं कि लाइफ बहुत अनसर्टन है, कुछ भी हो सकता है। हमारी हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, या कोई ऐसी फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाए जिसके लिए अगर हम तैयार नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि हमारा जो पूरा इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है वो पूरा बिगड़ जाता है। ये मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। निवेश करने से पहले 3 चीजों पे ध्यान रखनी है रिस्क मैनेजमेंट के लिए। एक, आपका जो लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, आपकी लाइफ की जो जो रिस्क है उसको कम करें। और वहां पे भी जरूरी क्या है, एक तो इंश्योरेंस हो, राइट प्रोडक्ट। मतलब ज्यादातर हमने क्या देखा है कि लोग एक ऐसी इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस प्लान लेते हैं जहां पे ना तो आपको इंश्योरेंस सही से मिलता है, ना तो आपको जो रिटर्न मिलने चाहिए लॉन्ग टर्म में वो आपको मिलते हैं। तो वहां पे आप कोशिश कीजिए कि आप एक टर्म प्लान लें। प्रीमियम कम है लेकिन जितना क्वांटम आपको कवर चाहिए वो आपको मिलता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और एडिक्वेट सम इंश्योर्ड कैसा हो, आप देखेंगे कि अगर एक थंब रूल फॉलो करेंगे, 10 से 15 साल की आपकी जो ग्रॉस इनकम है और आपकी जो लाइबिलिटीज है, उतना रिस्क उतना आपके पास कवर होना चाहिए। दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस। अब हम जानते हैं हमारा लाइफस्टाइल कैसा है। एक बार अगर आप हॉस्पिटल चले गए ट्रीटमेंट के लिए, लाखों रुपए खर्चा आता है, वो कहीं ना कहीं आपकी जो पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग को बिगाड़ देता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस हो, वहां पे भी क्वांटम सही हो और एक सही प्रोडक्ट हो।
अगर एक छोटी यंग फैमिली है तो आप फैमिली फ्लोटर प्लान ले सकते हैं। अगर घर में बुजुर्ग हैं तो उनके लिए अलग अलग आप प्लान लीजिए, क्योंकि वहां पे जो मेडिकल जो अटेंशन है वो थोड़ी ज्यादा चाहिए होती है। और तीसरा होता है इमरजेंसी फंड, मतलब कुछ भी हो गया, नौकरी चली गई या कुछ भी इमरजेंसी हो सकती है, क्या हमने अपने आप को उसके लिए तैयार किया? तो एक इमरजेंसी फंड बनाइए जो आपके टोटल एक्सपेंसेस के 6 से 9 महीने के बराबर हो, जिसमें सिर्फ आपके रोजमर्रा के खर्चे ना हो, बल्कि अगर आपकी ईएमआई कमिटमेंट है, जो भी खर्चे आपके हैं उन सबको आप इकट्ठा करके आप एक फंड बनाइए। और वो आपको ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहां पे कोई रिस्क ना हो, जैसे बैंक डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड के जो लिक्विड फंड है, और वहां पे लिक्विडिटी काफी अच्छी। तो मुझे लगता है ये 3 चीज आप करेंगे तो देखेंगे कि अगर कुछ हो भी गया तो, क्योंकि आपकी जो रिक्वायरमेंट है, फैमिली की जो रिक्वायरमेंट है, उनके जो सपने हैं या जो भी आप उनके लिए करना चाहते हो, आप रहे ना रहे, आपको ये कोशिश करनी है कि ऐसा आप प्लान बनाइए कि उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं या जो लोग आपके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है वो सडनली एक्सपोज ना हो एक ऐसे रिस्क पे कि उनको पता ना चले कि उनकी लाइफ में क्या करना। तो मुझे लगता है ये रिस्क मैनेजमेंट दोनों साइड से पोर्टफोलियो के अंदर जो होगा, डाइवर्सिफिकेशन एसेट एलोकेशन से, और ओवरऑल इन्वेस्टमेंट प्रोसेस का रिस्क होगा रिस्क मैनेजमेंट से, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड होगा। सारे दर्शक भी आई होप उम्मीद करता हूं कि समझ गए हैं। रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा सर ने कहा आपके पोर्टफोलियो के अंदर भी डाइवर्सिफिकेशन, उसकी बात तो हम अभी आने वाले सवालों में वैसे भी करेंगे, लेकिन 3 इंपॉर्टेंट बातें, आपका लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, उसके बाद आपका स्वास्थ्य का बीमा यानी आपका हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, फिर एक इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए। ये 3 चीजें आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का आधार बनाती है, बेस बनाती है, उसकी एक अच्छी नींव तैयार करती है। राइट, चलिए सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। पहले कॉलर है हमारे मिस्टर कृष्ण कुमार झा, सूरत गुजरात से हमें कॉल कर रहे हैं। झा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या आपका सवाल है, क्या गोल्स हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं आप? तो मैं जो अभी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो 10 साल के बाद कितना हो सकता है कॉर्पस, वो जानना था। ओके, चलिए तो थोड़ा विस्तार से आपके सवाल के अंदर जाते हैं। मुझे ये बताइए कि अभी आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, क्या क्या करते हैं आप हर महीने? म्यूचुअल फंड के अलावा या म्यूचुअल फंड का? म्यूचुअल फंड बताइए, म्यूचुअल फंड्स बताइए। म्यूचुअल फंड लगभग 30,000 पर मंथ का है। चलिए, 30,000 के आप SIPs करते हैं, मैं देख रहा हूं 1 2 3 4 8 अलग अलग फंड्स में आपने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। किसी में 8,000 से लेकर तो 1,000 रुपए तक, इस तरीके से आपने 30,000 रुपए बांटे हैं, वो स्क्रीन पर लगातार चल रहा है। मुझे बताइए कि आपका गोल, आपने हालांकि मोटा मोटा गोल तो बोला कि 10 साल में कितना हो जाएगा आप जानना चाह रहे हैं, लेकिन क्या आपने कुछ ऐसा एलोकेशन नहीं किया है कि मुझे इस पर्टिकुलर चीज के लिए इतने समय में इतना पैसा लगेगा? उस तरह का कोई खाका नहीं बनाया आपने? नहीं बनाया है। चलिए, वो भी हम अभी हेमंत जी से पूछेंगे, क्योंकि वो अभी हम यही तो बात कर रहे थे रिस्क मैनेजमेंट की। तो क्या किसी उद्देश्य के साथ निवेश करना ज्यादा बेहतर है, या फिर एक निवेश आप करते जाइए और देख लीजिए कि कितने समय में कितना होगा? तो हेमंत सर, इनका पोर्टफोलियो हमारे सामने, कोई स्पेसिफिक गोल नहीं है, बस ये समझना चाहते हैं कि अगले 10 साल में आज के इस निवेश को वो कितना बड़ा कर पाएंगे। जी विपिन जी, आपने जैसा बिल्कुल सही कहा। आई थिंक गोल होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ डायरेक्शन जो मिलती है वो आपके गोल से, आपके टाइम होराइजन से मिलती है, जो एक वेल्थ क्रिएशन भी हो सकता है। जैसे इनके केस में इन्होंने कहा कि 10 साल तक वो इन्वेस्ट करेंगे, तो अगर हम ये मान के चलेंगे इनका जो गोल है वो वेल्थ क्रिएशन का है। टारगेट बनाना इसलिए जरूरी होता है कि आपको पता चले कि जो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसा इन्होंने पूछा कि वो कितना पैसा बनेगा, कभी कभी क्या होता है हम एक टारगेट लेके चलते हैं तो फिर हम कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं ताकि हम वहां तक पहुंच सके। तो आई थिंक गोल होना और एक टारगेट होना काफी मदद करता है। इनके केस में अगर हम देखें, इन्होंने जैसा कहा कि 30,000 रुपीज की SIP कर रहे हैं, 10 साल तक करेंगे, इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप 12% का रिटर्न मान के चलें तो करीब करीब 82 लाख का ये कॉर्पस बना पाएंगे अगर ये अपना प्रोसेस अनइंटरप्टेडली 10 साल तक कंटिन्यू करें। अब एक तो हो गया, आपने एसेट क्लास चुनी इक्विटी, जो सही है 10 साल के लिए, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट है कि आपने पोर्टफोलियो कैसा बनाया। पहली बात तो ये कि 30,000 के लिए 8 फंड, मुझे लगता है फंड थोड़े ज्यादा है, इसको थोड़ा कम किया जा सकता है कंसोलिडेट करके। दूसरा, इक्विटी खुद से एक बहुत ही एग्रेसिव एसेट क्लास है, तो अपने पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा एग्रेसिव बनाएंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, कभी कभी नुकसान और वॉलेटिलिटी भी ज्यादा होती है। इनके केस में अगर हम देखें, 8 में से 4 फंड जो है वो स्मॉल कैप फंड है, और 30,000 में से 18,000 की जो इन्वेस्टमेंट है वो स्मॉल कैप में हो रही है, यानी 60% इन्वेस्टमेंट जो है वो स्मॉल कैप में है। जाहिर सी बात है पोर्टफोलियो में एग्रेशन बहुत ज्यादा है,
इसको कम करने की जरूरत है। तो हम कोशिश करते हैं कि इस एग्रेशन को भी कम करें और इनके जो फंड्स हैं उनको भी हम कम करने की कोशिश करें। तो चार जो स्मॉल कैप है उसमें से एक फंड रखिए आप, जो बंधन स्मॉल कैप हो सकता है, जिसमें आप 8,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको आप कंटिन्यू करते रहिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट इनके पास जो फंड है वो है क्वांट का स्मॉल कैप फंड, राइट। और तो उसमें से हम उसको क्या करेंगे, वो जो 4,000 पे आप 5,000 पे इन्वेस्ट कर रहे हो, इनके पास एक फंड है मल्टी कैप फंड, जो बहुत ही अच्छी कैटेगरी है। उन दोनों को आप कंबाइन कीजिए, वो पूरा पैसा जो है 7,000 वो आप निपॉन मल्टी कैप में लगाइए, तो वो दूसरा चेंज होगा। तीसरा एक एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है, जो काफी अच्छा फंड है और आई थिंक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रह सकता है, जिसमें वो 5,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें आप कंटिन्यू करते रहिए। फिर एक और फंड है इनके पास, क्वांट मिड कैप और निपॉन स्मॉल कैप। जैसा हमने कहा, हम स्मॉल कैप में एक्सपोजर कम कर रहे हैं, एक ही फंड रख रहे हैं। इन दोनों को कंबाइन करके आप एक अच्छा मिड कैप फंड लीजिए, जो उससे बेहतर हो। जो आपके पास फंड है वो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, तो उसमें आप ये 6,000 इन्वेस्ट करेंगे। और फिर एक और स्मॉल कैप फंड है इनके पास एसबीआई, और एक है क्वांट फ्लेक्सी कैप। उन दोनों को भी क्लब करके आप एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप में रखें। तो हमने कोशिश की है कि इनके नंबर ऑफ फंड जो है वो 5 हो जाए, जिस तरह का एलोकेशन डिफरेंट मार्केट सेगमेंट में होना चाहिए वो हो जाए। और जैसा मैंने पहले ही कहा कि इक्विटी खुद से एग्रेसिव एसेट क्लास है, हमने उस एग्रेशन को भी थोड़ा कम करके बेहतर क्वालिटी फंड इनके पोर्टफोलियो में रखें। तो मुझे लगता है ये अगर बदलाव कंसीडर करें तो डेफिनेटली गो ओवर द लॉन्गर टर्म डेफिनेटली फायदा। कृष्ण जी, तो बहुत बढ़िया बदलाव है जो सर सजेस्ट कर रहे हैं। इतना लंबा चौड़ा पोर्टफोलियो, उसको देखना संभालना भी मुश्किल होता है। जैसा उन्होंने कहा कि बहुत एग्रेसिव है, तो उसको थोड़ा बैलेंस किया। एक अच्छी अप्रोच के साथ 82 लाख आप बना पाएंगे। और अगर ये जो सुझाव सर ने दिए हैं, तो आपकी मेहनत भी कम होगी, आप फोकस भी ज़्यादा कर पाएंगे, अपने फंड्स को ट्रैक कर पाएंगे अगर उनकी संख्या कम होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि रिस्क मैनेजमेंट उसमें कम हो गया, उसको बैलेंस अप्रोच के साथ अलग अलग तरीके के फंड, क्योंकि बहुत इक्विटी हैवी हो रहा था, यहाँ पर उन्होंने आपके लिए सजेस्ट किया है। तो आई होप आप आगे के लिए, आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं यहाँ पे, और आप अपने गोल को जरूर अचीव करें। 82 लाख अभी बन रहा है, आगे कोई गोल निश्चित करते हैं तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। हम फटाफट बढ़ जाते हैं अपने दूसरे कॉलर की तरफ, और वो है महेश गोयल साहब। गोयल साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ सर। तो कृपया करके अपना सवाल बताइए। सर, मेरा सवाल ये है कि आई एम 70 ईयर्स ओल्ड। जी सर। रिटायर हो चुका हूँ, मुझे कोई पेंशन नहीं मिलती है, मगर जो मैंने मंथली खर्चे के लिए जो है, मैंने वो जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं उसके अंदर डिपॉजिट किया हुआ है। मगर मैं कुछ म्यूचुअल फंड के अंदर 4 to 5 लाख रुपीज अगर मैं जमा कराना रहता हूँ लमसम फॉर 2 ईयर्स 1 ईयर, उसके लिए मतलब कौन से म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए मुझे? ठीक, जरूर गोयल साहब आपकी मदद करते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है गोयल साहब का, कि उन्होंने ये बताया साफ साफ कि वो रिटायर हो गए, फिलहाल पेंशन का कोई प्रबंध नहीं है, लेकिन इस उम्र में भी, इस वक्त में भी वो म्यूचुअल फंड में कुछ पैसे डालने चाहते हैं एक मुश्त, ताकि उनका जो रोजमर्रा का खर्चा है वो चले। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन हम यहाँ हेमंत सर से पूछेंगे कि जब आप इतना लेट इन्वेस्टमेंट का सोचते हैं, वहां पर आपको क्या देखना है? जी बिल्कुल, आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके बारे में आपने बात की, कि कहीं ना कहीं वो रियलाइजेशन है कि जो पूरा पैसा अगर स्मॉल सेविंग स्कीम में लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आप स्ट्रगल करते हैं इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए। और वहां पे म्यूचुअल फंड जैसी जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जिनको हम मार्केट लिंक ऑप्शंस कहते हैं, उनको देखना बहुत जरूरी है। बट आई थिंक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है कि उसका प्रोपोर्शन कितना हो। अब जैसा इन्होंने कहा कि 4 से 5 लाख वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 1 या 2 साल का इनका समय है, और इनकी एज जो है करीब 70-71 ईयर है। तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रख के इनको बताना है कि किस तरह का पोर्टफोलियो बनाए। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो ठीक है 4 से 5 साल, जैसा उन्होंने 5 लाख उन्होंने कहा, लेकिन जो इनके जो टाइम होराइजन है उसमें मुझे लगता है थोड़ा सा लंबा रखने की जरूरत है। क्योंकि जब भी आप मार्केट लिंक प्रोडक्ट में आप इन्वेस्ट करते हो तो वहां पे होराइजन थोड़ा लंबा चाहिए, चाहे वो प्योर डेट फंड हो, चाहे वो हाइब्रिड फंड हो। पहली बात तो मैं चाहूंगा कि वो समय जो इनके पास है उसमें अगर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखें, 1-2 साल और बढ़ा लें तो बेहतर ऑप्शन होगी। दूसरी बात, जैसा उन्होंने कहा कि वो बेहतर रिटर्न देख रहे हैं, तो एक कैटेगरी है मुझे लगता है जो इनके लिए, कंसिडरिंग द फैक्ट कि वो फर्स्ट टाइम मार्केट लिंक ऑप्शन में पैसा लगा रहे हैं, वो इक्विटी सेविंग्स है। ये जो फंड है बेसिकली इनमें कुछ एक्सपोजर इक्विटी में होता है, बाकी आर्बिट्राज और डेट में। और तो कुल मिला के कोशिश ये रहती है कि इक्विटी की जो एक्सपोजर है वो कैप हो बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन साथ ही क्योंकि इक्विटी एक्सपोजर है थोड़ी वॉलेटिलिटी भी होगी, लेकिन साथ ही ये पोटेंशियल भी होगा कि उनको जो फिक्स डिपॉजिट या जो स्मॉल सेविंग में जो उनका पैसा है उससे थोड़ी बेहतर रिटर्न मिल सके। तो यहाँ पे 2 फंड है उस कैटेगरी के,
जैसे कोटक इक्विटी सेविंग फंड और इन्वेस्को इक्विटी सेविंग, उनको आप देख सकते हैं। बट अगर बिल्कुल भी रिस्क नहीं चाहिए और कोशिश ये करने की थोड़ा सा रिटर्न बेहतर मिल सके इनको बैंक फिक्स डिपॉजिट वगैरह से, तो फिर जो शॉर्ट टर्म डेट फंड है उनको आप देख सकते हैं, जहां पे HDFC शॉर्ट टर्म डेट फंड या तो फिर कोटक बॉन्ड शॉर्ट टर्म, इन फंड्स को आप देख सकते हैं। बट मेरा ये मानना है कि अगर इनको थोड़ी कोशिश करनी है कि रिटर्न थोड़ा सुधरे और अगर थोड़ा वॉलेटिलिटी को वो झेल पाए, वो होगा अगर वो समय थोड़ा लंबा रखेंगे, तो इक्विटी सेविंग मुझे लगता है इनके लिए बेहतर ऑप्शन है। चलिए, तो आपके लिए महेश जी ये दो बढ़िया फंड उन्होंने सुझाए और उसमें भी दो तरह के ऑप्शंस आपको दे दिए हैं, लेकिन जहां आपको एक थोड़ा सा बेहतर कुशनिंग मिले या आपको थोड़ा रिटर्न बेहतर मिले, वो ऑप्शन आपको चूज करने के लिए कह रहे हैं। तो अब आपके ऊपर है, लेकिन ये आपके लिए सुझाव है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर हमारी आपको कि आप अभी उम्र के इस पड़ाव पे जो आपने सोचा है उसमें सक्सेसफुल हो। और ये भी आप एक मैसेज देते हैं कि आप कभी भी सोचें, जब जागे तब आपके लिए ये अवसर मौजूद है कि आप सेविंग्स करें और एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ उसके बेहतर रिजल्ट प्राप्त करें। इसी के साथ हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक के उस पार कुछ और इंटरेस्टिंग सवाल जवाब।
चलिए, शायद उन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही, कोई बात नहीं, उनका सवाल हमारे पास है वो हम ले लेते हैं। तो सुमन भारती पूछ रहे हैं कि मंथली एसआईपी है 25,000 रुपए की, 20 साल में कितना कॉर्पस संभव है और 20 साल के लिए क्या फंड सही है? तो ये 5 फंड्स में इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं। निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड 5,000, पराग पारिक फ्लैक्सी कैप में 5, क्वांट स्मॉल कैप फंड में 5, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 5 और एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में 5। तो हेमंत सर, बहुत सीधा सा फंडा है, 25,000 रुपए की मंथली एसआईपी है, 20 साल में कितना कॉर्पस इकट्ठा कर पाएंगे और क्या ये 20 साल के लिए तमाम जो फंड्स उन्होंने चुने हैं ये सही है? आई थिंक बिल्कुल इनका जो पोर्टफोलियो है, स्ट्रेटेजी बिल्कुल सही है। इतने लंबे समय के लिए इक्विटी में एसआईपी से इन्वेस्ट करना, आई थिंक वेल्थ क्रिएशन का बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है जो वो फॉलो कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। इनका जो एक्सपेक्टेड कॉर्पस है, मुझे लगता है अगर 12% का रिटर्न मान के चले तो करीब करीब 2 करोड़ 30 लाख होगा। सबसे अच्छी बात यह कि इन्होंने जो फंड चुने हैं बोथ इन टर्म्स ऑफ कैटेगरीज और फंड पर से, दोनों के दोनों में बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। मल्टी कैप फंड में निप्पॉन मल्टी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप में मुझे लगता है एक मैं बदलाव उनको रिकमेंड करता हूं, अगर वो देखें तो बंधन स्मॉल कैप एक बेटर ऑप्शन हो सकती है क्वांट से। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, बाकी सारे फंड बिल्कुल सही हैं। इस प्रोसेस को आप कंटिन्यू कीजिए। जैसा मैंने कहा, करीब करीब 2 करोड़ 30 लाख का कॉर्पस आप 20 साल के बाद बना पाएंगे। चलिए, तो सुमन साहब, सब कुछ सही है, आपके फंड्स भी अच्छे हैं, आपने एक अवधि भी बढ़िया चुनी है और सब कुछ अच्छा है। तो इन सारे निवेश के साथ करीब करीब 2.5 करोड़ के आसपास का आपका कॉर्पस बन जाएगा अगले 20 सालों में। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। चलिए, अब वक्त हो गया कि हेमंत सर से पूछे कि उनके टॉप 4 पिक्स क्या हैं। हेमंत जी, क्या सजेस्ट करेंगे दर्शकों को आप? जी विपिन जी, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि डाइवर्सिफिकेशन लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। तो 2 फंड कैटेगरी है, एक फंड कैटेगरी जैसे लार्ज एंड मिड कैप से मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, बंधन कोर इक्विटी, एक मल्टी कैप कैटेगरी जहां पे तीनों सेगमेंट में आपको एक्सपोजर मिलेगा, कोटक मल्टी कैप, और एक फोकस फंड है इन्वेस्को फोकस फंड, जो आप कह सकते हैं एक तरीके से फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में है। ये 4 फंड है। चाहे आप एक्सपीरियंस निवेशक हो, चाहे आप नए निवेशक हो, इन फंड्स को इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, कंसिस्टेंसी, परफॉर्मेंस के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो के लिए कंसीडर कर सकते हैं। चलिए, तो ऐसे 4 फंड जो नए निवेशक हों चाहे फिर ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो, उन सबके लिए काम के। डाइवर्सिफिकेशन इसकी की है मोतीलाल ओसवाल लार्ज और मिड कैप, बंधन कोर इक्विटी फंड, कोटक मल्टी कैप फंड और इन्वेस्को इंडिया फोकस फंड। ये 4 फंड्स हेमंत रुस्तगी जी की तरफ से। हेमंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और साथ ही इन्वेस्टमेंट के इतने शानदार टिप्स उन्हें दिए और खासतौर पर रिस्क मैनेजमेंट पर जो आपकी कमेंट्री रही बहुत शानदार थी। आप सभी इन्वेस्टर्स को, दर्शकों को बहुत फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद शो पर आने के लिए और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप रोज हमसे मिलते हैं, हमारी कोशिश होती है कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन सलाह दें। तो इसी सिलसिले में कल भी मुलाकात होगी, लेकिन तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।